रात के दोस्तों ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। जैसे 12:55 हो गया। मैंने ना कुछ कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए आपके लिए, इको सर्वे के लिए, A to Z नाम दिया। तो ना मेरे को लग रहा था मैं आपको रैपिडली पढ़ा देता हूँ। अगर आप लास्ट फेज में हैं और लेट्स से लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं दिमाग लगाना, प्लीज़ छोड़ दो इसको, है ना, प्रीलिम्स के पहले इसको छोड़ दो। क्योंकि ये 26 टर्म्स हैं A से लेके Z तक, जो मुझे लग रहा था इको सर्वे में इंपॉर्टेंट है, और मैं आराम से इत्मीनान से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं जानना या आगे आगे करके देखना, जैसे भी अप्रोप्रिएट लगे करो। क्योंकि लास्ट मिनट में फालतू का दबाव कुछ नहीं लेने का, है ना। जस्ट बिकॉज की पढ़ाई नहीं हो रही होती तो इसीलिए कुछ जो काम की चीज़ देखो, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा 1-2 दिन बात कर लेना, है ना। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको रैपिडली मेरे साथ देख लो। जैसे ना अब एआई ने बहुत, जो इको सर्वे ने एआई पर बहुत ही बढ़िया बात कही। तो ये अब पर्टिकुलरली जो हमारा कोर्स होता है उसमें से है। तो अभी कोर्स वगैरह कुछ खरीदने का वक्त नहीं है, इसको बस चुपचाप सुन लो। अब देखो यहाँ पर ना जो एआई को लेकर जो अब इको सर्वे कहता है, पहली बात तो है ना, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं कि कुछ कुछ कंट्रीज से ज़्यादा अब एनर्जी कंजम्पशन हो रही है ना, एआई के डेटा सेंटर्स की। और बहुत पानी पिया जा रहा है ना। ये स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं यूपीएससी को पसंद होती हैं, एंड ऑप्शन बनाता है ना, वाटर वगैरह कूलिंग के लिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पर कि वो कह रहा है कि ना अब जो ये मिनरल और रिसोर्स डिपेंडेंसी है जब एआई को चलाने के लिए, कि सिलिकॉन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टिन और रेयर अर्थ, है ना। टिन, सिल्वर, गोल्ड, इसी कारण से आपको पता चलना चाहिए कि सर ये यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर जो रिसोर्स वायबिलिटी है थोड़ी सी अब चेंज हो रही है। अब यहाँ पर ना आपको ना यूपीएससी कई बार जो पूछ लेता है, ये टूल्स के नाम दिए हैं, ये किस चीज़ के टूल्स हैं। जैसे चलो गूगल का जेमिनाई, को पायलट, है ना, चैट जीपीटी, ये वो एक्सेट्रा आपको पता है ना। जो मेटा का, जो कौन सा मेटा का एलएलएम का नाम है लामा, है ना, लामा। ट्विटर का ग्रॉक, एंथ्रोपिक का क्लॉड, है ना, परप्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी। जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई का, ये सबको पता होता है, इसके बियॉन्ड हमें नहीं पता होता। तो इसलिए नाम कभी आए यूपीएससी नाम जो डालकर पूछ लेता है। अब वो कह रहे हैं कि कई बार ना आपके हिसाब से ये आंसर कुछ भी बना देता है, तो हेलुसिनेट करता है। और बहुत बार ना लेकिन हेल्प भी हो सकती है, जहां डेटा एग्जिस्ट नहीं करता वहां एआई सोच ले, उसको सिंथेटिक डेटा कह सकते हैं। कि आपने मान लीजिए किसी शहर का एक डेटा, उसके जैसे सिमिलर एक और शहर का डेटा चाहते हैं आप, जहां पे आपने सर्वे नहीं किया, तो आप सिंथेटिक डेटा निकाल सकते हैं उस शहर शहर का। ओके। देन एंगल्स पॉज एक टर्म थी, जैसे कहते हैं, जैसे जैसे जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बहुत टाइम तक जॉब्स वगैरह नीचे रही, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई, क्योंकि वेरियस कारण थे। इंडस्ट्रीज इतना रैपिडली ग्रो करी लेकिन इतनी रैपिडली जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही थी। तो वो बुरी बात थी, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो वो कह रहे हैं कि भारत इस वक्त एंगल्स पॉज नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो हम अगर अनएम्प्लॉयड हो गया इतनी सारी जनता एआई के चलते, तो काम खराब हो जाएगा। अब ना जैसे इस साल का जो जो नोबेल प्राइज होता है इको का, वो जो अचे मोगलू या एस मोगलू जैसे मर्जी समझिए उनको मिला था। तो उसको कोट किया जाता है, किताब भी कई बार यूपीएससी पूछ लेता है, वाई नेशंस फेल, है ना। तो उसी उसमें ना कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात की गई है कि अगर कंट्रीज को बढ़िया काम करना है, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे एनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि लोगों को एनेबल करें, पर्टिकुलरली इक्विप करें नेसेसरी स्किल्स के साथ वर्कफोर्स को। देन इंश्योरिंग इन केस अगर जॉब नहीं मिल पाती, सॉफ्ट लैंडिंग करा दे, मतलब कुछ कुछ उनको चलाए रखे। देन वो कह रहे हैं सिर्फ इससे नहीं होगा, हमें तीसरा खुद इन्वेंट करते हैं ये इको सर्वे वाले, स्टीवर्डिंग इंस्टीट्यूशंस। स्टीवर्डिंग का मतलब होता है कि ऐसे वाले इंस्टीट्यूशंस जो कि दिशा भी दिखाएं, स्टीवर्ड करें, है ना, और पब्लिक वेलफेयर को साथ लेके चले। ऐसा ना करें कि एआई का गला घोट दिया कि ये जॉब खा जाता है, इनोवेशन को भी ना रोकें। अब ना यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। वो कहते हैं कुछ कुछ सेक्टर ज्यादा गेन करेंगे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर। ये अगर एक इनोवेशन होगी तो 1.86 जॉब्स क्रिएट होंगे, है ना। तो मेजॉरिटी में जॉब्स क्रिएट होते दिखेंगी एजुकेशन और पोस्ट एंड टेलीकॉम। यहाँ पर कहते हैं अगर एआई वगैरह की अगर जो आती है, तेजी आती है, इन सेक्टर्स में जॉब्स जाएंगी। ठीक है, तो ये डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये था एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, अभी रैपिडली चलेंगे। बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई, बी से बटरफ्लाई इफेक्ट, इसका मतलब देखो बहुत सरल है। वो कह रहे हैं कि ना कि एकदम से आप छोटे छोटे कदम उठाते हो और उसके बड़े कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ना एक मूवी में एक जो एक ऑथर ने यूज़ किया था, उस पर मूवी बनी थी, कि ऐसा हो सकता है कि कहीं बटरफ्लाई टोक्यो में अपने पर फड़फड़ाए और उसके कारण न्यूयॉर्क में बारिश हो जाए, तूफान आ जाए। तो कहते हैं इसे एक से एक से एक से एक चीज़ जाके जुड़ी हो सकती है। अब
वो कह रहे हैं डी रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि हो सकता है कि थोड़ी सी कोई चीज़ कभी डी रेगुलेट की, उससे कोई प्रोत्साहित हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर उसने कंपनी खोली, और कंपनी खोली उससे ग्रोथ हुई, उससे सरकार को और इम्पेटस आया कि मैं और डी रेगुलेट करूं, लोगों को एनकरेज करूं कि आप खुद से आए और अपने आप सारी कंप्लायंस पूरी करें। और वो कहते हैं इससे सरकार में फेथ, ट्रस्ट बढ़ता है, जनता का सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, कंप्लायंस लोग खुद से पूरा करें, सरकार डंडा मार के ना पूरा करवाए। तो इसलिए कहते हैं एक लेयर हटती है, उससे हो सकता है एनकरेजमेंट दिखे और लोग भी आए एंड ट्रस्ट दिखे, अकॉर्डिंगली सरकारें बेटर काम करें। तो बटरफ्लाई इफेक्ट उसको नाम दिया गया। आप समझ के अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है तो उसको मार्क कीजिएगा। डरने की कोई, घबराने की बात नहीं, आराम से सुनो प्रवचन, ठीक है। तो अब कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक निकालता है ना, ये बात का ध्यान देना। और एनर्जी कमोडिटीज होती है ना, मेटल, एग्रीकल्चर, प्रेशियस मेटल, फर्टिलाइजर्स, इनके आने वाले टाइम में क्या उतार चढ़ाव रहेगा, जैसे इको सर्वे में हमें नजर आता है। ओके, देन अब डीबीएफओटी मॉडल आपसे पूछ लेते हैं कई बार, ये डीबीएफओटी मॉडल ऑफन सीन इन न्यूज। आपको लगता है सर ऑफन सीन इन न्यूज, मैंने कभी न्यूज में सुना नहीं आज तक। अरे इको सर्वे में बोलता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ही तरीका है, जिसमें हम डिजाइन, जैसे प्राइवेट पार्टी डिजाइन करती है, बिल्ड भी करती है। कोई जैसे मान लीजिए कोई कोई सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है ना, प्राइवेट पार्टी उसका डिजाइन बनाएगी कैसे होगा, है ना, डिजाइनर्स उनके, बिल्डिंग उनकी, पैसा कहाँ से लाना है, लोन, इक्विटी, प्राइवेट पार्टी देखे, ऑपरेट भी खुद करे, है ना, मेंटेन। उसके बाद यहाँ पर जैसे जो यहाँ पे एक मेंटेन भी होता है, अगर ऐसा भी आ जाए कि टोल लगाना है, टोल से पैसा निकालेंगे, कैसे करोगे आप, है ना, ये सब चीजें प्राइवेट पार्टी देखे। सरकार को उसके करने के बाद आप जो कंसेशन खत्म हो जाए, जब आपके 10 15 20 साल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद सरकार को आप ट्रांसफर कर देना, ये हम उसके बाद सरकार देख लेगी। सरकार क्योंकि कहते हैं ना, मैं हर चीज खुद नहीं बना सकती। ओके, देन ई एक्सपोर्ट्स, ये सवाल रिसेंट टाइम्स में 2 3 बार पूछा गया। क्विक डेटा देख लो कि दो ही तरह के एक्सपोर्ट्स हैं, एक सर्विस का, है ना, और एक मर्चेंडाइज मतलब गुड्स का। सर्विस का एक्सपोर्ट हमारा, अगर इसको एक बार साफ करके देखें एक बारी, सर्विस का जो एक्सपोर्ट है 2005 में दुनिया में कितनी जो सर्विसेज होती थी उसके हिसाब से देखिए 1.9% शेयर था, फिर 3%, अभी 4.5 4.25% के आसपास दुनिया भर के शेयर का, जो सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट होता है उसमें हमारा शेयर है। अब मर्चेंडाइज का 0.9 था, करते करते डबल 1.7, अभी 1.8 के आसपास है, थोड़ा स्टेगनेंट है, बढ़ा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम। लेकिन मर्चेंडाइज हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम। ओवरऑल हमारा जो डेफिसिट रहता है करंट अकाउंट का, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एंड सर्विस सेक्टर को डिवाइडेड देखते हैं 6 सेक्टर्स में, इसको दिमाग अभी मत लगाओ, इट्स ओके, अगर कभी मन करे तो पॉज करके देख लेना। ओके, देन एफ से फ्लोरिकल्चर, प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। फ्लोरिकल्चर को सरकार कहती है कि हमने इसको सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी चीजें अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरह से मिलेंगी, आपको सरकार उसमें एक्स्ट्रा हेल्प करती है। जैसे एक हेल्प बताता हूं आपको, कि अगर आपने कुछ रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स, कोई सीड्स, कुछ भी बाहर से मंगवाना है, आप मंगवाइए, आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिलेगा। अगर सनराइज सेक्टर ना होता तो जो ड्यूटी लग रही होती, पे करनी पड़ती, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती। तो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ती क्योंकि सनराइज सेक्टर का दर्जा मिल गया। और अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज है, एपीडा होता है जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, एक्सपोर्ट को डेवलप करने की एक सरकार ने संस्था बनाई है, अपीडा। अपीडा के तहत फ्लोरिकल्चर डाल दिया गया। एंड एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है, साइडी सी बात है, वो कहते हैं अगर ना फ्लोरी मतलब अगर फ्लावर्स उगाना, वो कहते हैं फ्लावर्स उगाइए, बाहर भेजिए, पैसे कमाओ, इंडिया के लिए डॉलर्स कमाओ, खुद के लिए तो पैसे कमाओगे, इंडिया के लिए डॉलर्स कमाओ। यहाँ पर ना एक बात देखना कि वो कह रहे हैं कि ना अगर आप इसको ट्रेडिशनली जो जो ये फ्लावर्स होते हैं, इनको अगर आप ना राइस बेस्ड क्रॉप के साथ लगा दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है फील्ड्स की, राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड इवन की फ्लावर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो इंटर क्रॉपिंग अगर फ्लावर्स के साथ की जाए, ये प्रॉफिटेबल है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स वगैरह के कंपैरिजन में देखें, है ना, फ्लावर्स के साथ अगर आप राइस को उगाते हो, दोनों को फायदा होता है, राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि राइस विद फ्लावर्स बेस्ट मानी गई इको सर्वे के हिसाब से। ओके,
देन जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जो नाम बड़ा दर्शन छोटे, कि देखो दुनिया में सब बात हो रही थी कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सारी दुनिया एक हो जाए, डब्ल्यूटीओ वगैरह कितना कुछ बना था कि रैपिडली सब दुनिया को एक कर देंगे। वो कह रहे हैं इसका उल्टा हो रहा है। अभी जो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो अलग अलग तरह के चैनल्स के थ्रू आप ट्रेड कैपिटल करना चाहते हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती होती है, इसीलिए बोलते हैं कि जो आउटसोर्सिंग है अब वो क्या हो रही है, ऑफ शोरिंग ऑन शोरिंग की बजाय फ्रेंड शोरिंग हो रही है। हमने ये वर्ड डिस्कस किया हुआ हमारी क्लासेस में, लेकिन मैं आपको रैपिडली बताता हूँ। फ्रेंड शोरिंग, जो आपके दोस्त हैं, जैसे यूएसए कह रहा है मेरा दोस्त मेक्सिको है, मैं मेक्सिको के यहाँ ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाहता हूँ करना कंपेयर टू लेट्स से चाइना, है ना। तो इसलिए फ्रेंड शोरिंग की जा रही है ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की, जो जो प्रोडक्शन चाहते हैं करवाना। अब इसीलिए जियो पॉलिट इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रही है कि अब यहाँ पर वो कह रहे हैं रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलेटरलिज्म, जो हमारा मन था कि हम बड़े बड़े संस्थान बनाए, उससे लोग हट रहे हैं अपने मर्जी के हिसाब से, जिनसे ज्यादा मिलता है, जो मन मिलता है, लॉन्ग टर्म लगता है कि यस हमारे फेवर में रहेगा, उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, चाहे सस्ती पड़े चाहे महंगी पड़े। तो इसीलिए ज्योग्राफी लेस रेलिवेंट हो रही है देन जियो पॉलिटिक्स। ओके, यहां पर अब बात सुने अगर एक और, कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ग्रोस जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है, सिंपल सी चीज है दिमाग में रखना, भारत बहुत कम पैसा खर्च करता है जो आर&डी पर। हमारे जीडीपी का लेस देन 1% है। अगर ये फैक्ट पूछें तो हमें बताना है, चैप्टर है इस बार, धड़ल्ले से बताना है। एंड जो ये जो आ रहा है अगर टोटल, इसमें से सबसे ज्यादा कौन जो स्पॉन्सर कर रहा है, गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट सेक्टर जो देख रहे हैं, एंड हायर एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, इवन की कंपनियां भी देती हैं। सिर्फ और सिर्फ 36%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3 सिर्फ प्राइवेट की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है। जो भी टोटल पैसा खर्च हो रहा है, पहले है ही बहुत कम, 0.64 के आसपास है ऑफ जीडीपी, उसमें से मेजॉरिटी इज बाय सरकारी एंड सरकारी संस्थाएं या कंपनियां। 1/3 36% के आसपास इज बाय प्राइवेट। उसमें भी एक बात देखना, वो कह रहे हैं उसमें भी अगर हम प्राइवेट को देखें, मेजॉरिटी इज बाय फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल कर रहा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपना पेटेंट्स को एक्सटेंड करवाना होता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी माइनर वो इनोवेशन करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बढ़िया चीज नहीं है भारत के लिए, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एआई एटसेट्रा डेवलप करना है, पैसा भी लगाना पड़ेगा, तभी कुछ निकल के आएगा। HCES हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कुछ क्विक आउटकम्स देखते हैं यहाँ पर। पहली बात तो है कि इसको जो एनएसओ मॉस्पी के तहत करता है एंड कॉपी करता है, मतलब कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज रहते हैं, एक्यूरेसी वैलिडेशन सही रहती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात होती है कि आपने महीने में कितना खर्च किया। तो इसमें मिक्स्ड मॉडिफाइड रिकॉल जो पीरियड की बात रहती है कि आपने 7 दिन एंड 1 महीना और 365 दिन, अलग अलग तरह की चीजें होती है ना। कुछ चीज आप लॉन्ग टर्म में खरीदते हो, जैसे आप जो कुछ चीजें रेगुलरली, जैसे राशन पानी शायद रेगुलरली खरीदते हो, लेकिन जूते कपड़े इतना रेगुलरली हम नहीं खरीदते। तो इसलिए मिक्स्ड मॉडिफाइड एक रेफरेंस, एक पीरियड की बात रहती है। 7 दिन की बात भी होती है, आपने क्या खरीदा उसके बाद में, ताकि पता चले कितना एक्सपेंडिचर किया था। क्योंकि अब इससे एक्सपेंडिचर से क्या होगा, हमें जानना होगा महंगाई कितनी आती है ना। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के लिए कि कौन सी चीज लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन सी कम खरीद रहे हैं, किसको मैं नापूं किसको हटाऊं। देन पॉवर्टी नापने के लिए इनइक्वालिटी, कि अरे भाई देखो सही कि कोई ज्यादा कोई कम तो नहीं खरीदता। तो इतनी बड़ी आबादी की जो सर्वे नहीं हो सकता, कुछ सैंपल का सर्वे करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हमारी हेल्प होती है HCES के थ्रू। अब दो ही तरह के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता चला कि लोग जो फूड और नॉन फूड में अगर देखें, हाउस रेंट भी एक नॉन फूड में एक मेजर शेयर ले रहा है। ओके, देन सर्वे ने टोटल अगर देखें तो दो ही तरह की चीजों को दिमाग में रखना पूछा जा सकता है, कि एक इम्प्यूटेड और विदाउट इम्प्यूटेड वैल्यूज। क्योंकि ना बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार जो इंसानों को, हमारे देश के नागरिकों को फ्री में देती है, उसकी कॉस्ट मानोगे अलग तरह की स्पेंडिंग दिखेगी। उसकी कॉस्ट नहीं मानोगे, मुझे अनाज मिला मुफ्त में मिला सस्ता मिला, उसकी कॉस्ट नहीं मानूंगा तो अलग तरह का एक्सपेंडिचर मुझे देखने को मिलेगा। ठीक है, इम्प्यूटेड एंड विदाउट इम्प्यूटेड दो ही वैल्यूज आएंगी। इससे हमें एक बात समझ के आती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे, इसमें टाइम लगा रहा हूँ, मैंने बार बार पढ़ा है 50 इंपॉर्टेंट में, मैंने क्रैश कोर्स में, जो रैपिड रिवीजन में अलग अलग बार पढ़ा है, लास्ट मिनट में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यस हमारा ईयर ऑन ईयर जैसे हमारी ग्रोथ दिखती है, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज, दोनों ही तरफ हमारे खर्चे बढ़े हैं। एंड यही मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के हिसाब से यहाँ पर हमें दिखता है कि खर्चे जो कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए एक बात देख लेना,
इनइक्वालिटी बढ़ी है या घटी है? सर दोनों ही तरफ, रूरल एंड अर्बन एरियाज में लगता है थोड़ा सा जो भेदभाव था, इनइक्वालिटी घट गई। चाहे हमारे खर्चे बढ़ गए लेकिन सबके बराबर से बढ़े, अच्छे तरह से बढ़े। इनइक्वालिटी नहीं, ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब में डिफरेंस बढ़ गया, नहीं सर। नापते किससे हैं? गिनी जिनी कोफिशिएंट से नापते हैं, ठीक है। एंड इसलिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारी नहीं लगती कि इतनी ज्यादा है, तो लेकिन है तो है, लेकिन इससे लगता है थोड़ी घट गई। अभी हाईएस्ट जो हमारे पास मंथली जो एक्सपेंडिचर कहाँ पर है, रूरल में देखें अर्बन में देखें सिक्किम जीत गया। एंड लोएस्ट कहाँ पर है, रूरल में देखें अर्बन में देखें छत्तीसगढ़ सबसे पीछे रह गया, ठीक है। तो दिमाग में रखना बात है, रूरल अर्बन में सिक्किम आगे एंड लोएस्ट में अगर देखें छत्तीसगढ़ सबसे पीछे। देन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जेपी मॉर्गन एक कंपनी है, एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो अमीर अमीर लोगों को बताता है कि कहाँ अपना पैसा लगाओ, अमीर लोगों को, सरकारों को, संस्थानों को कि कहाँ पैसा लगाओ। अब उसने भारतीय गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर नजर डाल ली और वो बोलता है कि अरे भाई उसका एक इमर्जिंग इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, उसमें उसने भारत को शामिल कर लिया कि भारत के बॉन्ड्स भी बढ़िया लग रहे हैं, भारत के सरकारी बॉन्ड्स बढ़िया लग रहे हैं, उसमें भी अमीर लोगों को कहा इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसमें आ गए, जेपी मॉर्गन ने कर दिखाया, तो आई के बाद जे पे आते हैं। तो इसीलिए ये हो सकता है आने वाले टाइम में हमें बहुत सारा जो धन दौलत लेकर आए, तो भारत में डॉलर्स आएंगे। डॉलर्स आने शुरू हो गए हैं, इको सर्वे बताता है, ट्रेंड दिखाता है, डॉलर्स आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे जेपी मॉर्गन की लिस्ट में आने से। इनफैक्ट जो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि जो बहुत सारे इवन की जर्मनी और वहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं उन्होंने भी भारतीय सरकार के बॉन्ड्स को शामिल करना शुरू कर दिया। डॉलर्स आएंगे, इसका आप इम्पैक्ट देख लो। डॉलर्स आएंगे तो क्या होगा, रुपया थोड़ा मजबूत होगा, है ना। रुपया अभी जैसे गिर रहा है, जैसे 70 से 75, 80, 85 हो गया था, क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ रही थी। अभी जब डॉलर्स इंडिया में आएंगे, रुपी कन्वर्ट करवाएंगे, तो डॉलर बेटर हो जाएगा, हम सॉरी रुपया बेटर हो जाएगा, रुपी रुपी विल इट विल हैव एन इम्पैक्ट कि रुपी विल अप्रिशिएट। ओके, एक तो चीज ये, भारतीय सरकार की जो बॉन्ड पर जो यील्ड मिलती है ना, यील्ड मतलब कि कितनी रिटर्न मिलती है, वो यील्ड ग्रेजुअली कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे भारत सरकार बोलती है कि चलो मैं 8% जो आपको रिटर्न दूंगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख के देखो कि 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 108 ले जाना, है ना। अब मैंने 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जेपी मॉर्गन वाला आ गया, सर मुझे भी चाहिए, तो लेकिन सरकार के पास तो और है नहीं है बॉन्ड, तो बॉन्ड तो मेरे पास है। अब जेपी मॉर्गन वाला मुझे बोलता है सर मुझे ये बॉन्ड दे दो, मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा है, मैंने अपने जो अमीर किसान जो क्लाइंट्स हैं उनको देना है। तो मैं कहूंगा सर मैंने तो 100 में लिया था, 108 रिटर्न मिलेगी, आप एक काम कीजिए मुझसे ये 102 में खरीद लो, ठीक है। 102 में खरीद लो, है ना, मेरे को छुट्टी करो, जो 108 का रिटर्न मिलेगा इतने सालों बाद, आप मुझे 102 में दे दो। तो उसने 102 में खरीद लिया मुझसे, एंट्री ले ली। अब उसकी इन्वेस्टमेंट 102 रुपए है 108 रुपए कमाने के लिए, मुझे जो रिटर्न मिल रही थी वो 8% के आसपास थी, उसको 102 पे 108 है, 6 रुपीज रिटर्न ऑन अ बेस ऑफ 102, ये काफी कम हो गई है, ये 5 पॉइंट समथिंग परसेंट रह गई है। तो इसीलिए हम बोलते हैं यील्ड कम हो गई। कितना रिटर्न, क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है बॉन्ड का। देखो रिटर्न जो आना है वो तो फाइनल सेट है, इतने जो दिनों के इतने सालों के बाद सरकार ने क्या वापस करना है, लेकिन किस पॉइंट पे एंट्री हुई है, उस पॉइंट की एंट्री से यील्ड घटती बढ़ती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो यील्ड घटेगी, दिमाग में रखना। अगर मान लीजिए कि वो बोले जेपी मॉर्गन बहुत ही बकवास है ये भारत सरकार का, इसको छोड़ दो, तो 100 रुपए में बेचना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूंगा सर एक काम करो, आप 99 में मुझसे ले लो। तो जैसे जैसे डिमांड गिरेगी यील्ड बढ़ेगी, है ना, यील्ड बढ़ती है कि 99 में एंट्री होगी, 108 मिलेगा उसको, तो अब उसका जो रिटर्न बढ़ गया, तो यील्ड इज रिटर्न की, ठीक है। इसलिए एंट्री पॉइंट किस पॉइंट पे हो रही है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। डिमांड बढ़ने से जब आपका प्रीमियम आ जाता है, चीजें बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, तो आपकी यील्ड घटती बढ़ती दिखती है, ठीक है। तो जेपी मॉर्गन का इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स था, उसमें शामिल होने से भारत को फायदा भी हो सकता है। ओके, किसान ऋण पोर्टल केस है, देखते हैं जो सरल चीज है। किसान क्रेडिट कार्ड, रिसेंटली सवाल आया था, जो किसान को छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं, जैसे कि अगर सीड्स खरीदने हैं, फसल कट गई है उसको बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया है। अब उसको घर बनाना है, कोल्ड स्टोरेज, नो नो नो, उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, छोटे मोटे खर्चे के लिए ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। अब यहाँ पर उस पर जब कोई क्रेडिट कार्ड
पे खर्चा कर दे तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अब सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई होती हैं जिसमें इस पे इंटरेस्ट पे सब वेंचर मतलब थोड़ी सी कटौती मिल जाती है, थोड़ी सब्सिडी मिल जाती है। अब वो सब्सिडी मतलब बैंक तो एक बार तो बैंक को तो महंगा ही पड़ रहा है, लेकिन बैंक सरकार से वो पैसा वसूल लेता है कि आपने वो सब्सिडी दी थी, मुझे मेरे खाते में डाल दो। बैंक कह रहा है मुझे तो 8% लगेंगे, मैंने तो किसान से सिर्फ 6 चार्ज किए हैं या 5 या 4 चार्ज किए हैं, बाकी क्या क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं? तो आरबीआई या फिर और अथॉरिटीज उसको पे कर देती है। अब सरकार ने पे करना है तो इसीलिए वो पे करने में डिले हो रहा है। आगे किसान को जो लगता है कि अब जब डिले कर दिया बैंक का, तो बैंक जब अगली बार किसान जाएगा, किसान को बैंक कहेगा यार पहले वाले पैसे सरकार के नहीं आए, मैं और कहां से दे दूं, है ना। इसलिए सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है इसको डिजिटाइज करने के लिए, ऋण पोर्टल, ऋण उधार को बोलते हैं ना, जो किसान ऋण पोर्टल, मतलब इसमें आपको कहीं जो ऋण से कपड़े की धुलाई मत कर देना, ऋण मतलब उधार, उधार वाला, ताकि जल्दी जल्दी जो बैंक्स की ये ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं हो जाएं और जो बैंक्स के जो क्लेम्स हैं वो रैपिडली ऑनलाइन डिजिटल तरीके से चले जाएं। मुश्किल कोई चीज़ नहीं थी, बस आपको पता होगी, आप आराम से मार्क करोगे। देन लाइव, जगह जगह बसेस पे, चंडीगढ़ में हम रहते हैं वहां पर तो बसेस में लाइव 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 चिपक गया है, तो इससे पता चलता है ये भारत सरकार का एक बढ़िया इनिशिएटिव है। अब ये है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, है ना, कि अगर लो कार्बन अगर आपको चाहिए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम, चलो ऐसा क्यों सोचते हैं कि कार्बन जब निकलेगा, कार्बन निकलेगा उसके बाद उसको कैप्चर करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कार्बन निकलने ही ना दें, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। हम बार बार हम क्यों नए नए कपड़े खरीदने का शौक है, क्यों हैवी हैवी गैजेट्स खरीद रहे हैं, क्या हम चीज़ों को थोड़ा रिसाइकिल नहीं कर सकते, सर्कुलर इकोनॉमी बना दें? क्या हम थोड़ा सा अपने बिहेवियर को ऑल्टर नहीं कर सकते, अपने कंजम्पशन को लोअर करें, है ना, बेटर लाइफस्टाइल की तरफ चलें? तो इसलिए लाइफ इज कि ये ओवरऑल पूरा लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि हम, ये भारत द्वारा एक लीड की जाने वाली एक मूवमेंट है जिसमें भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चाहती है चलाना, मिशन चाहती है चलाना, पॉलिसी चाहती है, जहां पर अपने माइंडसेट और बिहेवियर को बदलेंगे। इको सर्वे में बार बार लाइफ का जिक्र था, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसे कोई हार्डकोर चीज नहीं है कि हम इसमें कोई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, इसमें अपने बस बिहेवियर, माइंडसेट को बदल रहे हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको सही से अगर आए तो अटेम्प्ट करना। एमएसपी पे बात कर लेते हैं। बात तो एमएसपी में हर इको सर्वे में होती है, आपको पता है 22 क्रॉप्स प्लस शुगर केन पे मिलता है। शुगर केन इज एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, सीएसीपी द्वारा बताया जाता है। मोस्टली इसके दाम बड़े हैं हर जगह, है ना, कुछ डेटा था इसको लेकर, बाकी है ना पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, बहुत सारी चीजें हैं। इस पे सरकार, इस पे बहुत अलग अलग तरह के सवाल आ चुके हैं कि क्या सरकार जो जितना भी कोई लाता रहे उसमें एमएसपी देती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार ने लिमिट रखी हुई है, इट इज नॉट अनलिमिटेड, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें हमें जो कुछ जानते रहनी चाहिए, हमने ये पीवाईक्यूज में देखा भी था। देन एन से नाफिस, नाफिस ना एक सर्वे हुआ, नबार्ड ने किया, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे। हमने पहले भी पढ़ाया था, रिसेंटली एक मुश्किल से किसी एक एग्जाम में नाफिस दिखाई दिया। इसमें ना बस मैंने आपको तब भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। ये देखो, ये इसको एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको मैं, कि जो नाफिस है ये अक्टूबर 2024 में रिलीज हुआ था, तो इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट था। अब यहां पर हुआ क्या कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो कहते हैं कि देखो, अगर मैं रूरल एरियाज में जाऊं, रूरल एरियाज में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बड़ी है, मतलब कि लोग फाइनेंशियली अब शामिल हैं सिस्टम में, या अभी भी उनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पाते, इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए ऑलमोस्ट इसमें सब चीजें हैं जो इंप्रूव हुई हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जो इंडिकेट करती हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं एवरेज मंथली इनकम बढ़ी है, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो है ना, इससे हमें लगेगा कि सर क्या हमारी सेविंग के बारे में बात कैसे होगी। अब यहां पर बात देखो, एनुअल सेविंग भी हमारी बढ़ी है, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं, इसका मतलब इनकम ज्यादा बढ़ी होगी खर्चों से, तभी सेविंग बढ़ रही है। लेकिन एक चीज, जो शेयर ऑफ फूड है इन कंजम्पशन, ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, आपको शायद इतना दिखने में छोटा सा फॉन्ट है। जो फूड इकलौती चीज है जो, मतलब शेयर ऑफ फूड इन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन अब हम और चीजों पे ज्यादा कर रहे हैं, फूड एक एसेंशियल चीज है, उस पर हम 1 पॉइंट से ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते, है ना। इंप्रूव कर दिया, क्वालिटी बढ़ा दी, उसके बियॉन्ड क्या करूंगा मैं? तो इसलिए शेयर ऑफ फूड इन कंजम्पशन बढ़ा है, दैट मींस नाउ वी माइट बी स्पेंडिंग ऑन अदर थिंग्स, लेट्स से लाइक एजुकेशन, फॉर हेल्थ, है ना। ओके, देन उसके बाद जो यहाँ पे देखें, जो डेट की परसेंटेज एक्सेट्रा सब कुछ बढ़ा है, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जो इंडिकेटर्स हैं, एक चीज मैं चाहता हूं बताना, वो है लैंड होल्डिंग का साइज, इट हैज डिक्रीज्ड। तो शेयर ऑफ फूड इन टोटल कंजम्पशन वो जो घट गया, एंड लैंड होल्डिंग का साइज इट हैज डिक्लाइंड, बाकी सब कुछ बढ़ा है, ये हमें बताता है सर्वे। ओके, नाफिस, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, नाबार्ड ने किया था। अब ओएनडीसी आपको शायद अनगिनत बार बता दिया गया ऑलरेडी, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे हमारा यूपीआई होता है, मेरे पास मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का खाता है, लेकिन मुझे पैसे भेजने हैं किसी को एसबीआई में, तो मैं क्या करूँ? यूपीआई में तो हो जाता है, मेरा आईसीआईसीआई बैंक का वहां पे अकाउंट लिंक्ड है, किसी
ONDC का SBI लिंक दूंगा, मैंने पैसे वहां पे ट्रांसफर कर दिए, है ना, हो गया। तो ऐसे ही ONDC है, मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे लेट्स से खरीदना है वाटर कूलर। वाटर कूलर मेरे को बता देगा ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिंक करता है, जैसे यूपीआई है ना, यूपीआई खुद में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक लिंकिंग कर देता है सभी चीजें, कैसे सबको लिंक कर देते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट, दुनिया जहान, कि अब वो वाटर कूलर सर्च करेगा, बता देगा ये 5 डिफरेंट जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। एंड बहुत से लोग ONDC में, जो किसी ऐसे फ्लिपकार्ट, Amazon पर नहीं थे, सिर्फ ONDC पे रजिस्टर्ड थे, उन्होंने अलग से लगाया हुआ वाटर कूलर। ये कैसे कैसे देखो, इनके प्राइस हैं, आप देख लो। तो ONDC आपको वेरियस तरह के बायर्स को वेरियस तरह के सेलर से मिला देता है। ONDC एक प्रोटोकॉल है, इसलिए एक प्रोटोकॉल है जो सबको मिला देती है, ठीक है। खुद एज सच अगर देखो, ONDC खुद ना कोई बिजनेस कर रहा है ना कुछ कर रहा है, जैसे यूपीआई है ना, वो सबको प्रोटोकॉल है, सबको मिला देता है बैंक्स को, ऐसे ही सबको मिला रहा है, ठीक है। वाटर कूलर की डिमांड आई तो बता देगा यहाँ अवेलेबल है। कुछ तो ये ऐप्स हैं बड़ी बड़ी, कुछ ये लोग इंडिविजुअली बेच रहे हैं। उसके बाद आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया, सर मुझे ये 2 ठीक लग रहे हैं, मुझे ये वाली चीजें भेज दो। उसके बाद वो आपको जो कौन डिलीवर करता है उसके पास ले जाता है, फिर डिलीवरी वालों की ऑप्शन आ जाती है, कितना चार्ज कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, आप सिलेक्ट करते हो, पेमेंट कर देते हो, एंड पेमेंट यूपीआई से वाली प्रोटोकॉल से हो जाती है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड अहेड। तो दिस इज सिंपली ONDC। अब किसने बनाया है? DPIIT, जो हमारी मिनिस्ट्री है, कौन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। एंड इसके ये एक नॉन प्रॉफिट है, दिमाग में रखना, ये सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं इसको, ये हमारी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट है। तो बनाई किसने इसे? शुरू में इसका पैसा लगाया था QCI ने, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, और प्रोटियन ने। ई गवर्नेंस की हमारी कंपनी है, एंड है ना, जो NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो याद रखना इस बात को, तो पूछा नहीं गया सवाल अभी तक बहुत टाइम से। ई कॉमर्स रूल्स पूछ लिए गए हैं, ई कॉमर्स के अलग एस्पेक्ट पूछ लिए गए, ये नहीं पूछा गया अभी तक ONDC। एंड देन उसके बाद यहाँ पर, इसीलिए एक आप ये बात ध्यान रखना कि ये एप्लीकेशन नहीं है, इंटरमीडियरी सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्पेसिफिकेशन, एक प्रोटोकॉल है, ओके। देन ये बिग टेक फर्म्स, ज़्यादा कोई ऐसे ना हो ना कि बिग टेक फर्म, आप मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मुझे कोई बड़ी कंपनी अपने आप पे लिस्ट होने नहीं दे रही, तो इसलिए मैं खुद से लिस्ट हो सकता हूँ। ONDC जब मैं उसको कोई सर्च करेगा मुझे, मैं उसमें दिखना शुरू हो जाऊंगा एज एन इंडिपेंडेंट, एक कोई चीज़ जो मैं सामान घर में आपके भेजता हूँ, ओके, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइज है, एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे आपको जरूरत नहीं होती। ONDC पर रजिस्टर कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली ONDC ओपन प्रोटोकॉल्स के तहत आपको लिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है, ओके। देन PM प्रणाम, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं, है ना। जो PM प्रणाम एक आराम से समझने वाली चीज है, प्रणाम, है ना। कौन सा? रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमीलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। M से है मदर अर्थ। तो इसमें कर क्या रहे हैं, वो स्टेट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप ना ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स लीजिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका ऑल्टरनेटिव लीजिए, जैसे नैनो यूरिया, नैनो डैप, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ताकि हम अपनी सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को घटाएं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रणाम में मदर अर्थ की नरिशमेंट, रीजनरेशन की बात है, ठीक है, मदर अर्थ का दिमाग में रखना, ठीक है, ओके, क्योंकि मम्मी को ऐसे प्रणाम करके निकलते हैं ना, पेपर अच्छा हो हमारा, ओके। देन QIPs का जिक्र था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। बात सरल है बिल्कुल ही। अगर मैं, मेरे पास मान लीजिए कि मुझे कुछ पैसा रेज करना है ना, तो एक तो है कि पूरा स्टॉक लिस्ट करूंगा, और लिस्टिंग होने के बाद इतना कुछ ताम झाम ये वो एक्सेट्रा, या फिर मैं किसी अमीर इंसानों के जो ग्रुप को या किसी को पकड़ता हूँ, संगठन को, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उनको पकड़ता हूँ, उनको बोलता हूँ सर मेरा स्टॉक थोड़े से है, जो हिस्सा ले लीजिए, ये लो कॉस्ट है और मेरा पैसा अरेंज हो जाता है ना। तो इसीलिए इन सब जो ADR, GDR और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये वो सब के चक्करों से बढ़ जाता हूँ मैं, एंड मैं बाहर से पैसा रेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस ये कैपिटल रेजिंग मैकेनिज्म ही है, और जहां पर हम पर्टिकुलरली अपने इक्विटी या कन्वर्टेबल जो भी सिक्योरिटीज हैं उसको यूज करते हैं, ताकि पैसा रेज हो जाए, और अमीर लोगों को यहाँ पे हम बोलते हैं इन्वेस्ट कीजिए हमें, हमारे पास डॉलर्स भी आते हैं भारत के पास, ओके। देन R&D, फिर से एक बार बात सुन लेते हैं। R&D को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, और है ना, देखो R पे पहुंच चुके हैं कितना जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हमें एक बात क्या पता चलती है कि भारत के जो पेटेंट्स हैं 2014 से 15 में अभी 2 गुने हो गए हैं, है ना। एंड जो पेटेंट फाइलिंग डोमेस्टिक की बड़ी है, बाय विमेन एप्लीकेंट्स भी बड़ी है, ये बात का ध्यान रखना, यूपीएससी को बहुत पसंद होती है बातें। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले हम 81st रैंक पे थे 2015, और ऑलमोस्ट 10 साल में 39th पे हो गए हैं। एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उसमें हम रैंक फर्स्ट हो गए हैं।
लेकिन अभी भी हम देखें तो हम बहुत पीछे रहते हैं बाकी चीज़ों में। स्पेंडिंग वगैरह में देखा हमने 0.64% ऑफ जीडीपी, जिसमें से मेजॉरिटी बाय गवर्नमेंट है। एंड एक और बात हमें समझ आती है कि प्राइवेट अगर खर्चा कर भी रहे तो फार्मा पे खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें जो 7th पोजीशन है इंटेंजिबल, ये वो यहाँ पर है 4th पोजीशन इन साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग, जिसमें हमारे 4 सिटीज टॉप 100 क्लस्टर्स में आती हैं। ओके, ठीक है, ये हमने फिर से वो लगा दिया। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर एक बार हम जैसे ठीक है, तो ये हमने वही लगा दिया फिर से। और ओवरऑल हमारे जैसे चाहे पेटेंट्स हैं, चाहे ट्रेडमार्क्स हैं, चाहे डिज़ाइंस हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम एक बात देखें कि स्किल डेवलपमेंट एस से अब ना कुछ इनिशिएटिव्स हैं, मैं आपको इसमें बहुत दिमाग नहीं लगवाना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आईटीआईज, एंड अगर हम यहाँ पे बात देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है एक एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जी सर, है ना, ऐसे स्कीमें पूछ ली जाती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। तो आई गेस अगर पूछ ले तो यू वुड नो कि किसकी बात हो रही है। चलिए ट्रेड्स पर आते हैं। अब ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात होती है। जो ट्रेड रिसीवेबल को अगर हम किसी तरह से अगर आपस में ट्रेड कर पाए, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सामान भेज दिया और वो मैंने बिल रेज कर दिया कि ओके ये लीजिए सामान 1 लाख रुपए का, वो कहते हैं मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा 45 डेज में। ठीक है, जो जो स्टैंडर्ड हमारे पास टाइम कई बार रहता है कि अगर सामान किसी को दिया है तो वो जो कुछ टाइम में ही मुझे पैसे वापस मिलते हैं, लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे हम आपस में जो शेयर कर सकते हैं या फिर एक सिक्योरिटी के जैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं, अगर क्योंकि मेरा पैसा अटका हुआ है ना वहां पर, मैंने सामान तो भेज दिया, पैसा नहीं आया, तो लेकिन मैं बोलता हूं किसी को, अरे भाई कि किसी को ये चाहिए मेरा ट्रेड रिसीवेबल, देखो अब मैं कैसे पता चलेगा कि मैं जेन्युइन हूं कि नहीं। इसीलिए ट्रेड्स को अब हमने जीएसटी प्लेटफॉर्म से लिंक करना भी शुरू कर दिया है कि जीएसटी प्लेटफॉर्म से 2 फायदे होंगे लिंक करने के। एक, ऑथेंटिसिटी पता चलेगी कि हाँ भाई जेन्युइन है बंदा, इसने पैसा वहां पर जो भेजा हुआ है, जीएसटी के पूरा बिल रेज्ड है। एंड सेकेंडली ब्लैक मनी, अगर जैसे मान लीजिए कई बार ना फेक कंपनीज होती हैं, फेक ट्रेड रिसीवेबल बना रही होती हैं ताकि जीएसटी इनवॉइसेस वगैरह बनते रहें, तो इसलिए उसके पर भी थोड़ी सी जो सरकार जो ब्लैक मनी वाला मतलब या फिर वो पूरा प्रोसेस को वहां पे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको पकड़ भी सकते हैं। तो ये पीएमएलए भी यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाए आपसे, लेकिन बात यहाँ वापस आते हैं, ट्रेड एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसको रेगुलेट करेगा आरबीआई। ये सवाल पूछा गया था पेपर में। ठीक है, आपको लगता है क्या पढ़ा रहे हो सर, ये सवाल पूछा जा चुका है रिसेंट पास्ट में। ठीक है, इसीलिए अब एक बात का ध्यान रखना इसने कि ना, इसमें ओवरऑल जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल था उस पर मैं जब किसी को मैं जब मल्टीपल लोगों तक पहुंचेगा वो, तो इसलिए मुझे उस पर बेटर पैसा मिलने के चांस है कि देखो मेरे को 1 लाख रुपए 45 डेज में आएगा। कोई आज मुझे अगर 98,000 दे दे तो आई एम फाइन विद इट, क्योंकि जब वो 45 डेज के बाद जब 1 लाख मिलेगा आपके यहाँ पे आपके खाते में आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसलिए पर्टिकुलरली इसको जीएसटी से जोड़ा गया है, इसको अब पीएमएलए के साथ भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ओके, देन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, सिंपल चीज है कि ना बहुत से हमारे देश में अभी भी एमएसएमईज ऐसी हैं जो कि अभी आईएमईज के जैसे काम करते हैं, जैसे इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, है ना, जो इको सर्वे में लिखा हुआ है, मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ। इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस की अभी इनफॉर्मल है, उनके पास पैन वगैरह, है ना, या फिर देखो पैन या फिर जीएसटी नंबर नहीं होता, तो उनको बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जो सब्सिडीज मिल सकती हैं वो नहीं मिल पाती। इसीलिए अब सरकार ने सिडबी की हेल्प से कि देखो कि ना वो छोटा मोटा लोन लेने कहीं पहुंच जाती हैं, तो वो अब ऐसे बैंक्स को कहा गया डीएज, डेजिग्नेटेड एजेंसीज, जो कि बैंक, एनबीएफसीज और इवन की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जो बताएंगे कि अरे भाई सर ये बढ़िया एक कंपनी है, अभी ये इनफॉर्मल के जैसे काम कर रही है, तो सर इसको प्लीज एक काम करते हैं, आप इसको एक नंबर दे दीजिए जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के जैसे माना जाएगा, और इस नंबर को एट पार माना जाएगा जीएसटी नंबर और बाकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि इसको प्रॉपर तरह से सरकारी जो हेल्प मिल सकती है वो मिले। ठीक है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक नंबर की बात हो रही है फॉर आईएमईज, है ना, जो इनफॉर्मल हमारे पास जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनकी हेल्प करने के लिए अभी जो जीएसटी वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, देन वायबिलिटी गैप फंडिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो पर्टिकुलरली कंपनीज होती हैं वो चाहती है किसी प्रोजेक्ट को चलाना, लेकिन अगर वो इतना पैसा रेज करेंगे, उसकी इतनी कॉस्ट हो जाएगी, तो उस कॉस्ट के चलते वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता।
तो इसीलिए सरकार कहती है कि आप जितना पैसा लगाएं, बताइए कितना मैक्सिमम लगाएंगे, एंड वायबल रहने के लिए, इस प्रोजेक्ट को पूरा पॉसिबल और प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है मेरे से, मुझे वो बताइए। तो वो वायबिलिटी का जो गैप होता है उसकी फंडिंग सरकार कर देती है। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ पीपीपी मॉडल। एंड बहुत ऑफन हमारे यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जो विंड से जुड़े हुए पावर प्लांट्स हैं उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में वीजीएफ का यूज किया जा रहा है और यूनियन कैबिनेट इसमें पैसा भी दे रहा है ताकि वायबल हो जाए प्रोजेक्ट। कि अदरवाइज अगर पूरा पैसा कंपनी, प्राइवेट कंपनी लगाएगी बिजली बनाने के लिए तो उसका प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो थोड़ा सा पैसा सरकार डाल देती है ताकि जो बाकी बचा हुआ पैसा जो अगर प्राइवेट कंपनी डालती है तो उसका प्रॉफिटेबल भी रहे और कॉस्ट जो है ऑफ पावर रिड्यूस हो जाती है। ओके, देन WPR जो सोना, बिल्कुल प्योर गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है, लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब W से आया तो एम्प्लॉयमेंट के कुछ स्टेटिस्टिक्स होते हैं जैसे हमें जान लेने चाहिए, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से पता चलती हैं हमें। जैसे हमारे पास LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, ये जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, यहाँ ना तीनों ही परसेंटेज में। ये सवाल पूछा जा चुका है रिसेंट टाइम्स में कि जो ये एज अ जो ये TFR पर नहीं किसी पर था कि वो कौन सा एज अ परसेंटेज पर 100 है, पर 1000 है, पर लाख है ना, ये हमें पता होना चाहिए, ये परसेंटेज है। देन एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, इसमें एक्टिविटी स्टेटस है यूजुअल या फिर हमारे पास होता है सब्सिडरी। कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 365 डेज क्या करता हूं, इसको हम प्रिंसिपल जो एक्टिविटी स्टेटस भी कहते हैं। सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ये वाला काम करता हूं, लेकिन कभी कभी अपना जो गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मैं कुछ और काम भी कर देता हूं, सब्सिडरी, उसको स्टेटस कहा जाता है। अब जो लास्ट 7 डेज जब मैं सर्वे करने गया उसके पिछले 7 दिन में क्या कर रहे थे उसको करंट वीकली स्टेटस कहा जाता है। और इसमें से किसी एक के साथ तो मैच करना चाहिए, वरना अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें कर रहा होगा वो बंदा, वो है ना, कभी उसकी स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी, देश में स्किल कैसे डेवलप होगा। तो इसलिए सरकार का क्या होता है, जो प्रिंसिपल स्टेटस है और जो सब्सिडरी स्टेटस है, हम चाहेंगे कि पहले ये भी ना हो कि बंदा इसमें प्रॉपरली काम करे, लेकिन सिंस लोग जो गरीबी का शिकार होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जॉब करते हैं क्योंकि हर वक्त उनको ये जॉब नहीं मिलती, तो ये CWS से मैच करके सरकार भी देखती है। अब कौन है सर जो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, क्या डेफिनेशन क्या है? सर मैं UPSC एस्पिरेंट हूं, है ना, मैंने कोई जॉब वगैरह सीख नहीं करी, सर मैं अनएम्प्लॉयड हूं। नो, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, है ना, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर नॉट पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। कैसे? अगर कोई इंसान, यहां पे देखो, एटलीस्ट 1 आवर ड्यूरिंग द रेफरेंस वीक, जब वो बंदा सर्वे करने गया उसके प्रीवियस 7 दिनों में अगर किसी ने 1 घंटा सिर्फ 1 आवर जॉब सीख की थी, अगर मिल गई, जॉब सीख की थी, अगर मिल गई तो एम्प्लॉयड, अगर नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयड, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। कहीं आप ना बहुत इसमें आपके मन में सवाल है, सर 1 घंटा सिर्फ 1 आवर की जॉब सीख की थी उसी को एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड? यस, वही क्राइटेरिया है। 1 घंटा अगर किसी ने जॉब सीख की थी, मिल गई तो एम्प्लॉयड, नहीं मिली तो उसको सरकार अनएम्प्लॉयड मान लेती है। अगर ये बात क्लियर है आपको, सर मैंने जॉब सीख ही नहीं करी, तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ योर वर्क फोर्स। ओके, देन इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं प्लस कितने अनएम्प्लॉयड हैं ओवर टोटल पॉपुलेशन। सर टोटल पॉपुलेशन मतलब कौन सी, पूरे देश की? नहीं नहीं, जिस भी आप एज कैटेगरी को चाहते हैं जानना कि बिलो 15, 15 से लेके 60 तक वालों को, 15 से लेके जितने जीवित हैं उतने वालों में, तो जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसमें आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कौन था? 1 घंटा जॉब सीखी थी, मिल गई, 1 घंटा सीख की इसको, अनएम्प्लॉयड को नहीं मिली, ठीक है। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अपॉन टोटल, है ना, एम्प्लॉयड अपॉन टोटल। अच्छा सर प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड क्या है? सर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल, ठीक है। तो एक इसको अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा, मतलब जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड को जोड़ दूंगा तो मैं LFPR पे पहुंच जाऊंगा। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड इंटू 100, है ना, क्योंकि परसेंटेज में। ओके, ये है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। तो सिंपल सी चीजें सरकार चाहती है जानना कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो जाए, लेकिन हमें पता है फिलिप्स कर्व की अगर हम बात करें, जिसको चलो नायरू वगैरह के थ्रू भी हम अलग लेंस से देखते हैं, तो वो क्या बताते हैं कि अगर सरकार अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की तरफ जाती है तो हम देखते हैं इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ती है। तो वो फिलिप्स कर्व हमें बताता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो सरकार अभी बताती भी है कि 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के आसपास हम देख रहे हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट उसके पीछे नहीं जा रही, क्योंकि जाएगी तो महंगाई तेजी से ऊपर बढ़ती है। ओके, देन
एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, थोड़ा सा साइड ही से टॉपिक है, साइड में जो मेंशन था मेरे को लगा बता देता हूँ। चंद्रयान 3 रोवर था, वो ऊपर हमने चांद पे भेजा, तो वहां पर अब उसमें पर्टिकुलरली एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाया हमने, है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब उसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो वहां पे मून पे जैसे जो हमारा रोवर उतरा, उसने अल्फा मतलब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से लाइट डाली उस पर, कि जो भी पार्टिकल को चाहता है जानना कि ये क्या है, ये सल्फर है, ये आयरन है ना, हम चाहते हैं जानना कि हमारा रोवर चल रहा है वहां पे सामने पत्थर पड़ा है, इसमें है क्या, तो उसमें एक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डालता है, उस पर एक रेज गिरती हैं, अल्फा रेज गिरती हैं रेडियो एक्टिव डीके के कारण, एंड एक्सरे गिरती हैं, तो उसमें से उसके बाद उसमें पैदा होती हैं जो पर्टिकुलरली एक्सरे लाइंस, जब उस पर गिरेंगी किसी भी सब्सटेंस पे एक्सरे लाइंस, जिसको डिवाइस पकड़ लेता है, और वो डिवाइस पकड़ के बताता है एनर्जीज और इंटेंसिटीज ऑफ एक्सरेज को देखकर कि कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो उससे पता चला है वहां पर बहुत सारा सल्फर प्रेजेंट है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो अल्फा रेज गिरेंगी जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डीके से आएंगी, एंड एक्सरे गिरेंगी उसको में से एक्सरे लाइन निकलेंगी पर्टिकुलरली एलिमेंट से, जिसको पढ़ लेगा हमारा मीटर, एंड अकॉर्डिंगली बताएगा कौन सा एलिमेंट है कितनी तादाद में अवेलेबल। देन यील्ड का कॉन्सेप्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया था कि प्राइस और यील्ड इनवर्सली रिलेटेड हैं, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी प्राइस बढ़ेगी, उतनी रिटर्न जो यील्ड हमारी कम हो जाएगी, जो हमारी एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है कम हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट है नेट जीरो कार्बन, है ना, जेड से जो 2-3 चीजें थी, तो नेट जीरो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा तो डाल दिया, है ना, नेट जीरो कार्बन एमिशंस, जिसमें रेलवे ने कुछ कहा है कि वो चाहता है कि नेट जीरो हो जाना इतने इतने टाइम तक, भारत सरकार कहती है 2070 तक वो नेट जीरो हो जाएगी, है ना, जो हमने नेशनल रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम बिल्कुल लाइन पे चले हुए हैं, अगर 2050 तक होना है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ने वाली है, पीक एमिशन हम 2030 में करेंगे, बेनिफिट इसके हमें बहुत सारे होने वाले। एक चीज देख लो बस यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि अगर हम नया कोल 2023 के में अगर लेट्स से अगर हम शुरू करें कि कोई हम नया कोल का प्लांट नहीं डालेंगे, और जो कोल पावर को हम जो जनरली 2040 तक हम रोक देंगे, उसके बाद हम नहीं यूज करेंगे। एक बस यहाँ पे बात का देखना जो इंपॉर्टेंट है कि क्या सर कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो सेम है? जी हाँ, सेम बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जीडीपी जितना भी हम सामान बढ़ा रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है, उसमें कोई कार्बन नहीं निकलेगा। कार्बन निकलेगा, लेकिन हम उतना ही कार्बन वापस कैप्चर भी कर लेंगे। ठीक है, वापस हम कैप्चर कर लेंगे, कॉम्पनसेट एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिमूव कर देंगे एटमोस्फेयर से, जैसे फॉरेस्ट करते हैं, है ना। याद है आपको ना वो वाला ब्लू कार्बन और टील कार्बन, है ना, ये सब जो कार्बन होते हैं, ग्रीन कार्बन, यूपीएससी पूछ चुका है दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी पूछ चुका है। मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था जब हम अपना 2024 का पेपर या 21 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। ओके, ठीक है, तो इसीलिए बस भारत यही कह रहा है कि हमने इसको ओवरऑल हमने नेट जीरो जाना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बस यही चीज़ है, और हमने इसको 12:55 में शुरू किया था, 1:38 हमारे दोस्तों हो चुके हैं, रात के 1:38 AM हो चुका है। तो बस पढ़ाई करनी है तो करनी है। मुझे अच्छे लगे टॉपिक्स, मुझे आपको बता देता हूँ, उसमें से एक भी लास्ट में अगर फंस गया मज़ा ही आ जाएगा। तो आपने जो ये अभी जो 40-42 मिनट लगाए हैं मेरे साथ, इसका फल मिल जाएगा। एंड दोस्तों बस एप्लीकेशन दिमाग में क्लियर रखना, पेपर इतना जो मुश्किल अगर होता भी है, सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर इत्मीनान से करोगे, थोड़ा सा अगर चीज़ों को आराम से पढ़ते हुए जाओगे, थोड़ा सा धैर्य रखोगे, थोड़ा सा हौसला रखोगे, और 100 के 100 क्रैक करने हैं, इस मानसिकता से नहीं जाओगे कि 100 के 100 मुझे आने चाहिए, ये सवाल मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, ईगो हर्ट नहीं करोगे, बेटर रहोगे, बाकियों से बेटर रहोगे। अच्छा पेपर करके आओ, आराम से करके आओ, इत्मीनान से। अगर नॉलेज जो मेरे को तो पर्टिकुलरली लास्ट मिनट तक नॉलेज गैदरिंग इंपॉर्टेंट लगती थी, अगर, और मैं टचवुड में चाहता हूँ आपको बताना है, मैं कभी भी प्री में फेल नहीं हुआ, और रादर मैं हर बार फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर करता था। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना, इत्मीनान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। आराम से पढ़ना, कोई अफरा तफरी नहीं मचानी, ताकि क्वेश्चन आराम से पढ़ा होगा, आपका पेपर भी बढ़िया तरह से आपको दिमाग में घुसता है और डराता कम है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे, और लास्ट मिनट तक अगर नॉलेज चाहते हैं एब्जॉर्ब करना है एब्जॉर्ब कीजिए, एंड अगर नहीं चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स कीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कीजिए। पेपर बस किसी एक तरह से क्रैक नहीं किया जाता, देयर आर सो मेनी वेज टू क्रैक दिस पेपर। मिलेंगे दोस्तों अब अपने मेंस की तरफ। ऑल राइट, टेक केयर।